लंबे घनेरे बालों को इसने उंगलियों से लपटकर जोड़े में मुक़य्यद किया और फिर सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया। वो अपने बाल बहुत कम खोलती थी, उसे अंदेशा रहता था कि कहीं इसके बालों को किसी की नज़र ही ना लग जाए। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। फ़ज़ा तो कब की जा चुकी थी, बस वो थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकलती। अभी उसने लिपस्टिक उठा के होंठों पर लगाई थी जब डोर बेल बजने की आवाज़ आई। सुबह के 9 बज रहे थे और इस वक्त दरवाजे पर कौन आ गया था, उसी कश्मकश में मुब्तला उसने जाके दरवाज़ा खोला तो वो सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। निहाल, तुम आज इतनी सुबह सवेरे? वो हैरत से उसका चेहरा देखने लगी, जो बिल्कुल फ्रेश था। प्लेन शर्ट और सियाह जीन्स पहने वो एक खूबरू नौजवान था। तुम्हें देखने का दिल कर गया, इसलिए आ गया। निहाल उसके पीछे ही अपार्टमेंट में दाखिल हो गया था। रोशनी उसे अपने कमरे की तरफ लेकर चली गई। अब बताइए जनाब, काम धंधा नहीं है कुछ जो सुबह सवेरे यहाँ नजर आ रहा है? कमरे में आने के बाद वो सीने पर हाथ बांधे एक अदा सी बोली। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो बारान खान के सामने होने पर मध्यम पड़ जाती थी, जबकि निहाल को देख ये चमक मजीद बढ़ जाती। मेरी जिंदगी हो तुम, दिल करता है सुबह उठूं तो तुम्हें अपने पास देखूं, लेकिन यार मजबूर हूं, तुम्हारी वजह से ही तुमसे दूर हूं। निहाल उसके करीब आया और फिर मोहब्बत से उसका चेहरा देखने लगा। उसकी बात सुनकर रोशनी भी तल्ख सा मुस्कुरा दी। वो खुद कौन सा चाहती थी इससे दूर रहना, बस खुद भी मजबूर थी। रोशनी, तुम वापस घर आ जाओ यार, मम्मी पापा तुम्हें बहुत मिस करते हैं। जब से तुम यहाँ आई हो वहां हमारे घर में सन्नाटा छा गया है। निहाल अब उससे मिन्नतें करने लगा। निहाल, तुम जानते हो ना मैं किस वजह से इस अपार्टमेंट में रहती हूँ। मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आती है और तुम फिक्र नहीं करो, मुझे वापस उसी घर में तुम्हारे पास तुम्हारी दुल्हन बन के आना है। रोशनी ने भी उसे नरमी से समझाते उसका हौसला बढ़ाना चाहा। जानती थी वो बहुत उदास है, और उदास क्यों नहीं होता, बचपन से उसके साथ पला बढ़ा था। वो दोनों एक दूसरे को बचपन से पसंद करते थे। जवान होते ही ये पसंद मोहब्बत में बदल गई थी, लेकिन फिर एक दिन इन दोनों के दरमियान एक तीसरा आ गया जिसका नाम था बारान खान। रोशनी के माँ बाप उसके बचपन में ही किसी दुश्मनी की वजह से मार दिए गए थे। वो अपने बाबा के दोस्त अजहर अंकल के रहती थी, जिनका बस एक ही बेटा था, निहाल। अजहर अंकल और उनकी बीवी ने बहुत मोहब्बत और शफकत से रोशनी को पाला था, लेकिन अब बारान खान की वजह से उसे उनका भी घर छोड़ना पड़ा। वो नहीं चाहती थी कि बारान खान को निहाल या उसकी फैमिली के मुतालिक भनक भी पड़े। रोशनी मेरी जान, छोड़ दो ना सारी जिद, अपना इंतकाम अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। तुम मेरे साथ घर चलो, हम शादी करेंगे और फिर खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। निहाल ने सामने खड़ी रोशनी का हाथ पकड़ा और फिर इल्तिजा करने लगा। उसकी बात सुनकर रोशनी ने तड़प कर उसे देखा। जितनी मोहब्बत निहाल उससे करता था, वो उससे कई ज्यादा मोहब्बत निहाल से करती, लेकिन मोहब्बत को पैरों की जकड़ियां बना के वो अपना इंतकाम नहीं भूल सकती थी। कैसे छोड़ दूं निहाल, तुमने कितनी आसानी से बोल दिया कि छोड़ दूं। उन लोगों को छोड़ दूं जिन्होंने मेरा बचपन यतीम कर दिया, मेरे माँ बाप को दर्दनाक मौत दी, या फिर मेरी वो 6 माह की बहन, उस मासूम का क्या कसूर था जो वो उनकी दुश्मनी की नज़र हो गई। मेरी आंखों में मेरी माँ का ससकता चेहरा आता है जब उन दोनों की डेथ हुई थी। 7 साल की थी मैं, मुझे होश था हर बात का। मेरी गुड़िया तक को मार दिया था उन लोगों ने। माजी याद करते हुए एकदम ही उसका ज़ब्त टूट गया था। वो बेड पर बैठकर चेहरा हाथों में छुपाए रोने लगी। उसने बहुत ही कम उम्र में अपनी फैमिली को खो दिया था। आई एम सॉरी रोशनी, अगर मुझे तुम्हारे दुख का एहसास नहीं होता तो मैं कभी भी तुम्हें बारान खान के पास नहीं जाने देता। कहने को ये एक अजियतनाक बात है अपनी मोहब्बत को किसी और के पास देखना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये भी कर रहा हूँ। बस मेरा भरोसा कभी नहीं करता, नहीं तोड़ना। बदले की उस लड़ाई में तुम मुझे भूलकर बारान खान से मोहब्बत ना कर बैठना, मैं जीते जी मर जाऊंगा यार। निहाल ने इसके हाथ चेहरे से हटाए और फिर उंगलियों के पूरों से उसके आंसू साफ करने लगा। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ निहाल, तुम मेरी मोहब्बत ही नहीं मेरा इश्क हो। तुम तो मेरा सहारा हो, बचपन से अब तक तुमने ही तो मुझे संभाला है। मैं तुम्हारे साथ बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकती। बारान खान सिर्फ मेरा दुश्मन है, वो मेरा दोस्त भी कभी नहीं बन सकता। मैंने वादा किया है ना तुमसे, जिस दिन मैं अपने मुजरिमों को खत्म करूं, कर दूंगी उस दिन हम दोनों शादी कर लेंगे। रोशनी ने भी सुर्ख आंखों से उसकी आंखों में मोहब्बत से देखा तो निहाल पुरस्कून हो गया। मुझे अपनी मोहब्बत और तुम पर पूरा यकीन है, बस इस बारान के करीब मत जाना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। निहाल ने अपना खदशा जाहिर करते उससे उल्तिजा की थी। बारान खान जैसे इंसान की दस्तरस में रोशनी को वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अब तक का पहला इंसान था जो अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ इसलिए देख लेता था क्योंकि उसकी मोहब्बत अपना इंतकाम लेने चाहती थी, अपने मुजरिमों को सजा देना चाहती थी। मैं बारान खान से शादी के लिए तैयार तो हूं,
लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। बहुत गरूर है ना उसे खुद पर, इसका सारा गुरूर करची करची कर दूंगी। रोशनी के लहजे में बड़ी पख्तगी थी। उसके इरादे बड़े मजबूत थे। जानती थी जो वो कर रही थी वो बहुत रिस्क वाला खेल था, लेकिन अगर वो ये खेल नहीं खेलती तो सारी जिंदगी उसे चैन नहीं मिलता। तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? रोने की वजह से रोशनी की आंखें और नाक सुर्ख हो गई थी। निहाल को वो बहुत प्यारी लगी। उस वक्त वो रोती हुई कोई छोटी बच्ची ही लग रही थी। उसका लहजा नम था, बहुत टूटा सा। नहीं बाबा, मैं बस ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा, और मुझे लगता है तुम भी ऑफिस के लिए रेडी हो, तो आओ मैं तुम्हें पिक कर दूं। निहाल बोलते हुए बेड से उठकर खड़ा हो गया। तभी डोरबेल बजने की आवाज सुनाई दी। या मेरे खुदा, कौन आ गया? डोरबेल की आवाज सुनकर रोशनी घबरा सी गई। क्या हो गया? इतना क्यों डर रही हो? जाओ दरवाजा खोलो। निहाल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने की कोशिश की तो वो असबात में सर हिलाती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसका दिल बस यही दुआ कर रहा था कि दरवाजे पर बारान खान ना हो। अगर बारान यहां निहाल को देख लेता तो उसका सारा खेल खराब हो जाता। उसने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन अगले ही पल हो गई। दरवाजे पर चौकीदार खड़ा था जो मेंटेनेंस के पैसे लेने आया था। काफी देर तक जब रोशनी कमरे में नहीं आई तो निहाल खुद ही बाहर आ गया। रोशनी अंदर कमरे में पैसे लेने के लिए जाने लगी जब निहाल ने उसे रोक दिया और खुद ही अपने वॉलेट से पैसे निकालकर चौकीदार को दे दिए। चौकीदार था और तुम इतना क्यों घबरा रही थी? निहाल तजस्सुस से उसका चेहरा देखकर इस्तफसार करने लगा। मुझे लगा बारान है तभी। रोशनी ने एक गहरा सांस लिया, जबकि उसकी बात सुनकर निहाल ने जब्त से होंठ भींच लिए। इतना डरने की जरूरत नहीं है इससे, जान से मार दूंगा उसे अगर इसने तुम्हारी तरफ गलत आंख से भी देखा। निहाल को काफी चढ़ थी बारान नाम के इस इंसान से। अच्छा जी जनाब, नहीं डर रही मैं, अब चलें। उसकी खफगी देख रोशनी को इस पर बड़ा प्यार आया। उसने हाथ बढ़ा के निहाल के बालों को खराब किया और फिर अपना बैग लेने के लिए कमरे की तरफ बढ़ गई। वो बीजान के कमरे में नर्म व गदाज 3 सीटर सोफे पर अदाज से बैठी थी। बीजान भी सख्त इश्तियाल में थीं, इसलिए बेड पर खामोशी से बैठकर तस्बीह पढ़ रही थी। हवेली वालों का रवैया दिन ब दिन सिल्हा के साथ खराब होता जा रहा था। बीजान ने सिल्हा को एक मुसीबत से तो बचा लिया था, लेकिन कितनी ही मुसीबतें उसके गले में डाल दी थी। थोड़ी सी चाय गिरने पर सबीन ने हवेली में एक वावेला मचाए रखा था। अगर इस बारे में बारान खान को खबर हो जाती तो वो उसे छोड़ता नहीं। सिल्हा, उधर आओ मेरा बच्चा। थोड़ी देर बाद बीजान ने तस्बीह साइड टेबल पर रखी और फिर नरमी से सोफे पर सिमटी बैठी सिल्हा को मुखातिब किया। उनकी बात सुन सिल्हा सुस्त रवि से उठकर उनकी तरफ बढ़ी। वो बीजान के पास आई तो बीजान ने उसका सर अपनी गोद में रखा और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। बीजान, क्या मैं सारी जिंदगी यूं नहीं रह जाऊंगी? वो मनमोहनी सूरत वाली भूली से लड़की बड़े दुख से इस्तफसार करने लगी। बीजान के अलावा कोई ऐसा नहीं था उसके पास जिससे वो अपना हाले दिल बयान कर लेती। नहीं बेटा, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, वो सब ठीक कर देता है। वो अपने बंदे को कभी बेआसरा नहीं छोड़ता। देखना, मुझे यकीन है एक दिन बारा के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। बीजान ने नरमी से उसके बाल सहलाते उसका हौसला बढ़ाया। बीजान, मुझे बहुत डर लगता है बड़े खान से। मैं उनके साथ कैसे रहूंगी? सिला की आंखों में आंसू आ गए थे जो बीजान के दामन को भगोने लगे। सिला बच्चा, तुम पढ़ाई शुरू करो। बरा कितना पढ़ा लिखा है और तुम सिर्फ मैट्रिक पास हो। तुम्हें खुद को उसके मयार तक लेकर आना है। देखना फिर वो तुम्हारे साथ कैसा हो जाएगा। अच्छे से दिल लगाकर पढ़ाई करो, अपना ख्याल रखो। निकाह के 2 बोल में बड़ी ताकत होती है। बीजान की बात सुनकर वो सूरज से उठकर बैठी। बीजान, अगर पढ़ने लिखने से मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है तो मैं जरूर पढ़ूंगी। आप चलेंगी मेरे साथ कल कॉलेज में दाखिला कराने? बीजान की बातें उसकी समझ में आने लगी थीं, इसलिए फौरन राजी हो गई। जरूर मेरा बच्चा। उसकी बात सुन के बीजान ने फौरन हामी भर ली थी। वो सिला को कभी भी किसी भी मोड़ पर अकेले नहीं छोड़ सकती थी। वो रिवॉल्विंग चेयर पर पुश टिकाए बैठा झूल रहा था। सामने टेबल पर लैपटॉप खुला रखा था जिसकी स्क्रीन रोशन थी। लैपटॉप के बिल्कुल बराबर में फाइल्स का ढेर लगा था। वो इस ऑफिस का बॉस था, लेकिन फिर भी ज्यादातर काम खुद ही सरंजाम देता। वो मेहनत करने का आदी थी और इसी मेहनत और मुशक्कत की बदौलत आज इसके बिजनेस की जड़ें कई मुल्कों में फैली हुई थीं। वो बहुत खुशहाल और मुतमईन जिंदगी बसर कर रहा था। इसके दिमाग पर कोई बोझ नहीं था। जिंदगी में सुकून ही सुकून था। उसे मोहब्बत की तरफ से भी कोई दर्द नहीं मिला था। उसने रोशनी को चाहा और रोशनी इसकी हो गई थी। लेकिन बीजान ने उसका निकाह सिला से करवा के इसकी अच्छी खासी पुरसुकून जिंदगी में जहर घोल दिया था। यह पहली बार था कि उसके सामने काम का घेर रखा हुआ था, लेकिन उसका काम करने का दिल नहीं चाह रहा था। वो किसी गहरी सोच में गुम था और उस सोच का नाम था सिला।
वो दिखने में जितना भी सख्त दिल और सनकी था, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं से नरम जरूर था। उस वक्त वो यही सोच रहा था कि बीजान ने सिल्हा का इससे निकाह करके सिल्हा की जिंदगी खराब कर दी है। वो एक जीती जागती लड़की से इसकी जिंदगी नहीं छीन सकता था, और फिर वो लड़की उसके भाई की मोहब्बत भी थी। उसे तो यही पता था कि सिल्हा और हैदर एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसने सोच लिया था कि हैदर के पाकिस्तान आने से पहले वो सिल्हा को इस रिश्ते से आज़ाद कर देगा। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में इस वक्त स्टूडेंट्स की चहल पहल थी। कुछ स्टूडेंट्स कॉरिडोर में नजर आते तो कुछ लाइब्रेरी में बैठकर किताबों में गुम थे, कुछ क्लासरूम्स में थे और कुछ कैफेटेरिया में बैठकर मज़ेदार पकवानों से लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। वहीं ऑडिटोरियम के अकबी हिस्से में वो दीवार से टेक लगाए बैठा गुमसुम दिखाई दे रहा था। उसे म्यूनिख आए कई दिन गुजर गए थे, लेकिन अभी तक उसका यहाँ दिल नहीं लगा था। मोमिना उसके साथ ही जर्मनी आई थी, लेकिन इसकी और मोमिना की हवेली में कभी बनती नहीं थी, इसलिए यहाँ भी दोनों के दरमियान कुछ ज्यादा राब्ता नहीं था। म्यूनिख में मोमिना की खाला रिहाइश पजीर थी, इसलिए मोमिना को हॉस्टल की जरूरत न पड़ी। हैदर और मोमिना दोनों ही कम उम्र थे, इसलिए हाशिम ने उन दोनों को मोमिना की खाला के घर रहने के लिए कहा था। लेकिन यहाँ आके हैदर ने हॉस्टल का ही इंतखाब किया। परदेस में अपनों से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है, और यही हाल हैदर का था। उसे घर वाले और खास तौर पर सलाह बहुत याद आ रही थी। वो अपनी सोचों में गुम था जब जामनी रंग के तरकश तर्ज के स्कार्फ में मुक़य्यद आयत इसके बराबर में आके बैठ गई। उसकी आहट से हैदर की सोचों की तनाबें टूटी और वो सीधा होके बैठ गया। काफी दिनों से नोट कर रही हूं, तुम काफी उदास दिखते हो। उस दिन के बाद मुझसे मिले भी नहीं। कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। गुलाब के फूल की तरह खुली हुई आयत बड़ी अपनायत से पूछने लगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हैदर ने बेजारियत से मुख्तसर सा जवाब दिया। मैं यहाँ अकेली हूँ और मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं है, तो तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? आयत ने दोस्ताना रवैये में कहते उसके आगे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया था। हैदर ने चौंक कर उसका भोला सा चेहरा देखा। वो इस मासूम लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए खुद भी हाथ बढ़ा के उससे हाथ मिला लिया। गुड, अब हम दोस्त हैं तो चलो बताओ कि क्यों उदास हो। आयत फौरन ही उससे बेतकल्लुफ हो गई थी। हैदर हैरत से उसे देखने लगा। बताओ। आयत ने उसकी हैरानगी में डूबी आंखें देख उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ दिया, जैसे हैदर को होश में लाना चाह रही हो। बस ऐसे ही मुझे अपनी दोस्त की याद आ रही थी, वो भी तुम्हारी जैसी है। इसके इतने इसरार पर बिलाखिर हैदर बोल ही पड़ा। ओह, तो तुम उसको भी साथ ले आते? आयत ने फौरन उसकी परेशानी का हल निकालकर उसके सामने पेश किया। इसको पढ़ने का शौक नहीं है, हैदर ने कंधे उचका के जवाब दिया। तो ये बात सुनकर आयत की आंखें हैरत से फैल गईं। यानी कि तुम्हारी दोस्त जरा सी डफर है, लेकिन कोई नहीं, तुम्हारी दूसरी दोस्त बहुत जीनियस और पढ़ने लिखने की शौकीन है। आयत शौक से उसे बताने लगी, मेरी नजर में वो इस दुनिया की सबसे ज़हीन लड़की है। हैदर को आयत का सलाह के लिए यूं बोलना अच्छा नहीं लगा, इसलिए फौरन तसीह की। तो तुम इसको कॉल कर लो ना। आयत ने बना बुरा मनाए फौरन से दूसरा हल पेश किया। इसके पास फोन नहीं है यार, हवेली वाले उसे फोन यूज करने नहीं देते। हैदर अफसुर्दगी से बताने लगा, क्या मतलब? तुम्हारी दोस्त हवेली से बिलोंग करती है? मतलब मैंने सुना है ये हवेलियों वाले लोग बहुत जालिम जाबिर होते हैं, उनके घर की लड़कियां तो घट घट के मर जाती हैं। आयत बेसाख्ता ही बोल पड़ी, जबकि उसकी बात सुन बेसाख्ता हैदर को हंसी आ गई। मैडम, सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि मैं भी हवेली में रहता हूँ। वो फौरन से आयत को तफसील बताने लगा। उसकी बात सुनकर आयत की आंखें यूं फटी जैसे चोरी पकड़ी गई हो, जबकि उसने जबान दांतों तले दबा ली। ओवर माई गॉड, तुम हवेली में रहते हो, लेकिन अच्छे और प्यारे नावल्स के लिए राब्ता करे शरारती चुड़ैल 3218@gmail.com। तुम तो कहीं से भी ऐसे जालिम नहीं लगते। तुम्हारी दोस्त तुम्हारी कजन भी होगी, जब ही तुम्हारे साथ रहती है। आयत अपना दिमाग लड़ाती बोलने लगी। हाँ, साथ तो रहती है, लेकिन कजन नहीं है। दरअसल वो बीजान के किसी दौर के रिश्तेदार की बेटी है। इसके पेरेंट्स नहीं है, इसलिए हमारे साथ रहती है। और जालिम तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे भैया बहुत खूनख्वार बंदे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुमने सुना है। हैदर उसको फुर्सत से सारी बात। माब वो भी आयत से बेतकल्लुफी से बात कर रहा था। ओ सो सैड। सिला के बारे में जान के आयत काफी उदास हो गई थी। उसकी चमकती हुई आंखें एकदम ही बुझ गईं। चलो मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी। हैदर अपना बैग थामे वहां से उठ खड़ा हुआ था। सुनो हैदर, शाम में मेरे साथ पीना कोटिकदर मॉडर्न चलोगे? वो भी अपना बैग कंधे पर लटका के उठती हुई इस्तफसार करने लगी। ये किस बला का नाम है? हैदर तजस्सुस से पूछने लगा। ये एक आर्ट गैलरी है। ये गैलरी जदीद आर्ट, डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइंस के लिए मुख्तस है। यहाँ हमें आर्ट मुजस्समात, इंस्टॉलेशंस और मुख्तलिफ डिज़ाइंस की नुमाइशें देखने को मिलेंगी। अब जब म्यूनिख आ गए हैं
तो यहाँ की मशहूर जगहों पर घूम ही लेते हैं। आयत ने उसे तफसील से पीना कोटिक दर मॉडर्न के बारे में बताया तो हैदर के समझ में भी आ गई। ठीक है, शाम में तुम्हारे हॉस्टल के बाहर मिलते हैं। वो मुस्कुरा के उसे देखता लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। सबीन बेड पर लेटी कराहने का नाटक कर रही थी और साथ साथ सिला को कोस रही थी, जिसने उन पर थोड़ी सी चाय फेंककर उसका जिस्म जला दिया था। वही इससे थोड़े फासले पर आलिया बैठी अपने नाखनों पर नील पेंट लगा रही थी। बाजी, आपको क्या लगता है बारान ने यूं अचानक से सिला से निकाह क्यों किया? नील पेंट का ब्रश हाथ में लेकर आलिया ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए अपनी बड़ी बहन से इस्तिफसार किया। बड़े होने का फायदा उठा रही हैं, मुझे पूरा यकीन है बीजान ने मजबूर किया होगा मेरे बेटे को इस निकाह के लिए। सबीन अपना दर्द भूलकर अब सीधी होके बैठी और सख्त लहजे में सलाह के मुतल्लिक जहर उगलने लगी। वैसे बाजी, ऐसी क्या आफत आई होगी जो बीजान ने यह फैसला किया? आलिया ने अब नील पेंट उठा के साइड टेबल पर रखा और अपनी बहन के करीब आके बैठ गई। मुझे तो लगता है बीजान को खबर मिल गई होगी कि रहीम खान सलाह के साथ क्या करने वाला है, इसलिए उन्होंने सलाह का निकाह करवा दिया ताकि सलाह इस हवेली में ही रहे। सबीन अपना दिमाग चलाते हुए बिलाखिर हकीकत तक पहुंच ही गई थी। बीजान की वजह से हमें अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ा। वैसे बाजी, तुम्हें क्या लगता है बीजान का क्या बिलोच कबीले से कोई ताल्लुक या राबता है जो उन तक ये बात पहुंच गई? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर बीजान का दुश्मनों से कोई ताल्लुक है तो बीजान को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे 25 साल पहले जो हुआ था उसके बाद बीजान का उन लोगों से ताल्लुक तो नहीं होना चाहिए। सबीन ने भी अपनी राय का इजहार किया। एक काम करती हूँ, बीजान की जासूसी शुरू कर देती हूँ, फिर पता चल जाएगा कि बीजान के अंदर चल क्या रहा है। आलिया ने शातिरपन दिखाते हुए कहा तो सबीन के लबों पर भी तंजिया मुस्कुराहट उभर गई थी।